वीडियो आप देख सकते हैं और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया जितना भी लिखा हुआ है सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया। कभी कभी वियोजन अभिक्रिया के जगह पे अपघटन लिखा रहता है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। आगे देख लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, है ना। तो हम बारी बारी से इन सभी को समझने वाले हैं, सभी को समझने वाले हैं और उदाहरण के साथ, ठीक है। तो अंत तक सबको बने रहना है। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। हम इस टेलीग्राम पर इस सारे पीडीएफ को जो मैंने खुद से हाथ से बनाया है वो सारे के सारे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका संयोजन अभिक्रिया है, आइए इसको समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल, यहाँ पे पॉइंट पकड़ना है, एकल उत्पाद का निर्माण करे, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मेन पॉइंट अगर कुछ है तो इसमें यही है, इस बात को आप पकड़िए, इस बात को पकड़िए कि एकल उत्पाद का, है ना, एकल उत्पाद का, ये जो लिखा है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। और आपको याद होना चाहिए कि तीर के इधर वाले को बोलते हैं उत्पाद। ये जो है ना, ये आपका उत्पाद है, ये आपका क्या है, उत्पाद है, ये आपका उत्पाद है। जो अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। और जो भाग लेते हैं ना, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो पदार्थ मिल करके, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके यहाँ क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, देख लीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आप जो है ना उदाहरण सहित एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली परिभाषा लिखना है, इसका एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया। जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है ना, कभी कभी इसको अपघटन भी लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ लिख दिया ऊपर में, देख लीजिए, अपघटन लिखे, है ना। इसको बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया या तो फिर वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, देखिए उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद बना रहा था, इसमें एकल अभिकर्मक जो भाग लेता है अभिक्रिया में, है ना। जैसे मान लीजिए इधर A जो है ना, ये टूट करके क्या बन गया, B+C बन गया, B+ क्या बन गया, C बन गया। तो ये एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक, यहाँ देखिए दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर सकता है। देखिए बढ़िया से, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बड़ा सिंपल था, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए एकल अभिकर्मक देख सकते हैं, ये चूना पत्थर का फार्मूला है CaCO3, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम संगमरमर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर भी बोलते हैं इसको। और इसको और क्या बोलते हैं, संगमरमर के स्थान पे इसको खाड़िया ही बोलते हैं, खाड़िया, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे चूना पत्थर टूट करके देख लिए, बिना बुझा हुआ चूना अलग हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ है। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर एकल अभिकर्मक टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण हुआ है, अर्थात एकल अभिकर्मक टूटा है और दो बन गया है, इसीलिए इसको वियोजन कहेंगे या अपघटन कहेंगे, वियोजन कहेंगे या अपघटन कहेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए यहाँ पे ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान देना है। जितना भी नोट आपको मिलेगा ना आगे, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए CO जब भी बोलेगा CO
CaO, ये CaO क्या है, ठीक है। जैसे COA बोलेगा तो आप समझिए ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना, देख लीजिए बिना बुझा हुआ चूना, ये नोट कर लेना है, ठीक है। लेकिन जब भी ये CaO, जब भी आपका यहाँ पे रहे जब भी रहे CaOH, ठीक है, जब भी रहे CaOH तो आपको समझ लेना है यहाँ हॉल 2 है तो ये है बुझा हुआ चूना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक बिना बुझा हुआ चूना और एक बुझा हुआ चूना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये आपका किसका हो गया, ये आप अगर एग्जाम्पल देखें तो ये है संयोजन का, क्योंकि दोनों मिलकर के एक नया बना है। हालांकि ये नोट वाली बात था इसलिए इसका एग्जाम्पल यही है, इसका एग्जाम्पल नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना कि ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये नोट में आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आप एग्जांपल देख लीजिए, जब CH4 और 2O2 अभिक्रिया कराए हैं तो इधर CO2 बना है, जल बना है, और देख लीजिए यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सहित आपको सारा PDF मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जैसे मतलब कि ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और उस टेलीग्राम पे ये PDF आपका सारा का सारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है शोषण। ये पूछा गया एग्जाम में कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन करें। ये NCERT का प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इस शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ से प्राप्त ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इतनी सी बातें लिखना है, क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो उससे हमारा शरीर ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन से मिलकर तब हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए इस बात का ध्यान रखना है। और अब यहाँ क्या लिखा है कि इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इतने सा लिखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं है। यानी कि जितना हम लाइन लिखे हैं इसमें सब NCERT को आधार मान करके लिखे हैं, इसलिए ये आपके लिए पर्याप्त है ना। चलिए आप एक चीज़ और याद कर लीजिए, नोट तो आपको गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देख लीजिए, खाद्य पदार्थ जैसे हम आलू, चावल या ब्रेड ये सब खाते हैं तो उससे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या मिलता है, ग्लूकोज। अब ये देखिए, अब ग्लूकोज क्या होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। देख लीजिए क्या क्या बनाता है, CO2, H2O और ऊर्जा। इसीलिए जो है ना, इसीलिए श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यहाँ देख लीजिए श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये पूरा नोट कर लेना है सर, यहाँ तक नोट कर लेना है, एग्जाम्पल तक नोट कर लेना है। और इससे जुड़ी हुई एक और बातें याद करना है आपको कि यहाँ नोट में लिखे हैं साग। यहाँ साग सब्जी होता है वो विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आपको अगर पूछा जाए कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट का बनना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है, यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ऊष्मा शोषी, जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या है ना, उसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा था, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। इसमें देखिए क्या हो रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उसमें क्या होती है, उत्पन्न हो रही थी, इसमें अवशोषित हो रही है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए, जैसे CaCO3 को हम क्या करते हैं, यहाँ ऊष्मा दिया गया है तो ये क्या होता है ना, CaO + CO2 का निर्माण करता है। और ये सीधा एग्जाम्पल किसका है, यहाँ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का है। यहाँ ऊष्मा का ज़रूरत है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहाँ ऊष्मा की ज़रूरत है, ऊष्मा
अवशोषित हो रहा है, यहाँ उसमें क्या हो रहा है सर, अवशोषित हो रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारा आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका विस्थापन अभिक्रिया है। जी, विस्थापन अभिक्रिया को अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा VVI है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं विस्थापन का मतलब ये होता है अलग होना, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, एक तत्व, यहाँ देखिए एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व के उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है ना। जैसा एग्जांपल देख रही है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ जिंक है और यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए जिंक, यहाँ कॉपर है और यहाँ क्या है, जिंक है। तो ये जिंक चूंकि ज़्यादा क्रियाशील है सर, तो कॉपर को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। देखिए कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इस पूरे अभिक्रिया को क्या कहा गया, इस पूरे अभिक्रिया को कहा गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इस नोट वाले चीज़ को छोड़ना ही नहीं है, ये तो आपको हर जगह मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस PDF को मतलब कि आप जो है ना आप तक पहुंच जाएं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, PDF हम भेज देंगे। नोट वाली बात इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फिर से हम गौर कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। किस अभिक्रिया में, तो आपको बताना है विस्थापन अभिक्रिया में, यही बात लिखना है। अगर आपको दूसरा परिभाषा देना है तो आपको लिखना है विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देती है, तो विस्थापित कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। देख लीजिए कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट VVI मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट VVI मानिए, है ना। कई बार पूछा गया है। आइए इसका सरल लैंग्वेज में इसका हम आंसर देते हैं, है ना। चलिए, क्यों बदल जाता है, तो इसका आंसर है कि जब लोहा या आयरन को कॉपर देखिए, लोहा यानी आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। अभी आपको बताया कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा गया है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जिससे कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। हाँ, इसलिए विलयन का रंग कैसा हो जाता है, विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का क्या रंग होता है, बदल जाता है। सर आप देख सकते हैं कि यहाँ लोहा था और लोहा चूँकि अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसके कॉपर सल्फेट से कॉपरे को विस्थापित कर रहे। देखिए हम विस्थापित कर दिया ना, है ना, ये विस्थापित कर दिया। ठीक है, और इसी वजह से जो ये है ना, ये लोहा, ये इसका विलयन का रंग यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, और यहाँ कुछ और रंग हो जाएगा। ठीक है, इधर ये विलयन था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इससे कॉपर विस्थापित हो गया। जब इससे कॉपर विस्थापित हो गया तो यहाँ आयरन सल्फेट बनकर तैयार हुआ। तो निश्चित है कि इसका जो कलर होगा वो इससे डिफरेंट होगा। तो आपको आंसर क्या देना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से, और इसी कारण से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को ही विस्थापित कर देता है। कौन, लोहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न था आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी विस्थापन है, सॉरी द्वि विस्थापन, ये है ना, द्वि विस्थापन है। विस्थापन में होता क्या था ना, एक तत्व मतलब कि एक तत्व जो है ना दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करता था। यहाँ वही चीज़ दोनों तरफ से होगा। अब क्या है देखिए जरा, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच का आदान प्रदान होता है, क्लियर बोल दिया यहाँ, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि विस्थापन का मतलब होता है ना दोनों तरफ से विस्थापन। आप देख सकते हैं यहाँ Na2SO4, यहाँ BaCl2, तो क्या है ना Na2 जो है ना, Na2 जो है वो क्या किया है, ये Na2 जो है, देख लीजिए यहाँ Na2SO4 जो है ये BaCl2 से अभिक्रिया करके यहाँ BaSO4 बना दिया है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो आपका SO4 है, ये SO4 है, ये किसके पास चला आया है, Ba के पास, ठीक है। और जो ये Na2 जो है ना, ये आ गया किसके पास, Cl2 के पास। देख लीजिए इधर तो वही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि दो तत्व एक दूसरे के यौगिकों से उसको विस्थापित कर दिया है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है उपचयन अभिक्रिया, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, और इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमको जानना बेहद ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में पूछता है ना। तो ध्यान देना है कि ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि होती है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि उपचयन बोलेगा या ऑक्सीकरण बोलेगा, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है ना। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उपचयन किसका हुआ, तो आप देखिए कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो समझिए उसी का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। और जब उपचयन को पहचानना हो तो या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का क्या है, ह्रास, यानी कि या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या तो हाइड्रोजन घट जाएगा, ठीक है। तीसरा चिन्ह क्या है सर, तीसरा पहचानने का तरीका, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, यानी इसका त्याग हो जाएगा। ये बात भी आपको नोट करना, ये सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, है ना। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको देख लीजिएगा। जस्ट इसका उल्टा अपचयन में हम लोग क्या जानेंगे, जस्ट उसका उल्टा है ये अपचयन में। देखिए इसमें जानना है क्या, अपचयन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले अवकरण बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देख लीजिए ऑक्सीजन की कमी यहाँ लिखे हैं, है ना, जो कि इसको मतलब कि काट दिया गया है, तो याद रखना है कि हटना यानी ह्रास, और या तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, उसमें हानि था, इसमें लाभ यानी कि ग्रहण कर लेता है। और हाइड्रोजन का वृद्धि, देख लीजिए जस्ट उसका उल्टा है, उसमें हाइड्रोजन का कमी हो रहा था, ह्रास हो रहा था, इसमें वृद्धि हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, इसको याद कर लेना है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है ना, देख लीजिए जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, ठीक। और जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसको अपचायक बोलते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन है। रेडॉक्स क्रिया जो कि लास्ट अभिक्रिया है, ये इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियन दोनों अभिक्रिया होती है, और दोनों जब साथ साथ होती है इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे अवचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये NCERT की भाषा में हमने लिखा है। और आप देख सकते हैं कि एक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और दूसरे का देख लीजिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और इसका कॉपर CuO जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों साथ साथ ही होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए जितना लाइन लिखे हैं ये पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये सबसे मतलब कि परफेक्ट लाइन है, क्योंकि NCERT बेस पे हमने आपका नोट्स तैयार किया है। चलिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे आपका क्या है, आगे है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। NCERT में ये प्रश्न है, यानी कि ये आपकी अभिक्रिया आपको दी गई है और बोल रहा है कि पहले इसका पहचान कीजिए कि कौन सा पदार्थ का उपचयन हो रहा है और कौन सा पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो आइए उसको सरलता से समझते हैं। देखिए यहाँ इस अभिक्रिया में आप गौर कर रहे हैं कि उपचयित जो पदार्थ है सर वो है सोडियम। क्या है, सोडियम। देख लीजिए यहाँ सोडियम को उपचयित इसीलिए कहा गया है कि सोडियम के अंतर्गत देख रहे हैं कि सोडियम जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है सर, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसीलिए सोडियम क्या हो गया, आपका उपचयित पदार्थ हो गया, है ना। और उपचयित पदार्थ आपका ऑक्सीजन भी हो जाएगा, देखिए सॉरी अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और उपचयित पदार्थ हो जाएगा सोडियम। क्लियर। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल में भी वही चीज़ बताना आपको कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ CuO प्लस हाइड्रोजन, इधर Cu प्लस H2O अलग हो गया है, तो यहाँ देख सकते हैं CuO से O हट गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें उपचयित पदार्थ हो जाएगा हाइड्रोजन और अपचयित पदार्थ हो जाएगा कॉपर। क्लियर ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। संक्षारण, संक्षारण जितना हम बता रहे हैं ना, ये आपका पहला चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर से, यहाँ से बाहर बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए सारे का सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, जब कोई धातु, यहाँ संक्षारण को डेफिनेशन, संक्षारण का डेफिनेशन दे रहे हैं हम, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धातु के ऊपर फीकी, यहाँ लिखा है फीकी, फीका कलर होता है ना, फीकी रंग की परत चढ़ जाती है, अर्थात धातु संक्षारित हो जाती है। अर्थात धातु क्या होती है? संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। क्लियर ना? चलिए, जैसे में भी एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे चांदी के ऊपर जो है ना काली परत का चढ़ जाना, उसी प्रकार तांबे में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चांदी पर कैसा परत, तो काली परत, और तांबे में कैसा परत, तो हरी परत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि लोहा में जंग लगना, लोहा में कहेगा जंग लगना, तो लोहा में कैसा कलर, तो भूरे रंग का कलर चढ़ जाता है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है विकृत गंधिता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानना है ये क्या है सर। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? तो वसा युक्त अर्थात या अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ, जो तेलहन खाद्य सामग्री होता है ना, है ना, जैसे पूड़ी पकवान जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो या वसा की मात्रा हो, तो वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उपचयित होकर के उसका स्वाद या गंध अप्रिय हो जाती है। आप जानते हैं कि जब तेलीय पदार्थ, मतलब कि जो वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ होता है, उसको जब सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं ना, वो मतलब उससे गंध आने लगती है, ख़राब हो जाता है। बस इसी को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होता है, वो उपचयित हो गया है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि उपचयन हुआ है, उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हुआ है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ के स्वाद या गंध में बदलाव होना, यही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। बात क्लियर? फिर से समझ लीजिए, जब वसा युक्त क्लियर ना, जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उपचयित होकर के उसका स्वाद गंध अप्रिय हो जाती है, और यही विकृत गंधिता है। आपको यही आपका क्या है? विकृत गंधिता। देखिए, उपचयन ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थ का स्वाद या गंध बदल जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना है। ये जितना नोट हम लिखे हैं ना, वो आगे के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। नोट में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, देखिए उपचयन आप चाहते नहीं हो तो आप प्रतिउपचायक या प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग कीजिए, जैसे रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ देख लीजिए, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से जो है ना उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि उससे बचाव का एक तरीका है कि भोजन जो है ना, भोजन खराब ना हो, तो उसको रोकने के लिए हमको वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रख लेना है। कुछ इम्पोर्टेंट लाइन हम लिख दिए हैं, जैसे चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, और काहे किया जाता है? देखिए, ये कम सक्रिय है, ये नाइट्रोजन जो है ना जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, ये इसलिए ख़राब नहीं होता है। आप देख सकते हैं कुरकुरे वगैरह खाएं तो उसमें जो वो हवा रहता है ना, वो ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है, जिससे कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो कम सक्रिय है। देखिए एक लाइन लिखा है कम सक्रिय है, और इससे चिप्स का उपचयन नहीं होता है। ये केमिस्ट्री की भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि उसकी उपचयन नहीं होता है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हम पिछले वीडियो में आपको समझा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। और लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं और इस तरह का PDF अगर चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे क्यूज का प्रारंभ हो गया है, डेली आपको क्यूज भी मिलेगा टेलीग्राम पे, हैं। डेली 30 प्रश्नों का, टॉप 30 प्रश्नों का क्यूज होगा, जिसमें कि आप शामिल हो सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं, अपना खुद का
ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं सर। आइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये पहले बता दिए हैं, है ना, पिछले वाला वीडियो में हम बता दिए। फिर से हम बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, यानी कि जब अभिक्रिया हो गया उसके बाद और जब पहले अभिकारक था उस टाइम पे परमाणुओं की संख्या समान रहती है, और इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम ये बताता है कि द्रव्यमान का जो मतलब द्रव्यमान जो है ना तो ज़्यादा होती है मतलब कि न तो उसका निर्माण होता है और न ही वो बनता है। दूसरी भाषा में ये कहा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व का जो परमाणु की संख्या वो समान रहती है ना। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये आपका एनसीईआरटी की भाषा है और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी हम नीचे दे दिए हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप एग्जाम्पल को भी लिखिए एग्जाम में, और केमिस्ट्री में जब एग्जाम्पल लिखते हैं तभी नंबर अच्छा मिलता है। आप देख लीजिए, ये आपका जो ये लोहा और जल H2O है और इधर क्या हो गया Fe3O4 प्लस H2O, ये आपका कंकाली समीकरण है सर, कंकाली समीकरण है। और जब इसको क्या किए हैं संतुलित कर दिए हैं, देख लीजिए, इसको संतुलित समीकरण बोलेंगे, इसको कंकाली समीकरण बोलेंगे, है ना। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अभिक्रिया दिया हुआ है, इस तरह का चीज़ है, और यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयित क्या हो रहा है। तो यहाँ CO2 उपचयित हो रहा है, जो कि पीछे बता दिए। C उपचयित हो रहा है, और क्या अपचयित क्या हो रहा है, तो PbO अपचयित हो रहा है, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ज्ञान अब हो गया होगा कि उपचयन हम किसको बोलेंगे, अपचयन हम किसको बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी कभी कभी पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनेशन, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रिया से ओविलय लवण प्राप्त होता है, ये लाइन भी आप याद रख सकते हैं। और ये आपका हो गया जैसे में एग्जाम्पल, है ना। चलिए, कुछ एडिशनल पॉइंट ज़रूरी चीज़ें जो कि नीचे दिया है, इसको भी याद कर लीजिए। पेंट जो है ना, लोहे को वायु या नमी के संपर्क में आने नहीं देती। चलिए, ये याद रखिएगा कि पेंट हम क्यों करते हैं लोहे की वस्तुओं को, ताकि उसका संसारण ना हो जाए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पेंट जो है ना लोहे की वस्तु को वायु या नमी के संपर्क से दूर रखती है, आने नहीं देती है। अगला क्या है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। चलिए, बाकी ये सब जो है ना आपका एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न आंसर दिया है वो चीज़ें अगर आपको आता है तो बिल्कुल संतुलित करके देख सकते हैं। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप संतुलित करने के लिए समीकरण को नहीं जानते हैं तो हम किसी न किसी वीडियो में जब लाइव क्लास होती है तो उसमें आपको बताएंगे। मैं बता दूं, अभी जो ये क्लास हमको लेना पड़ रहा है, इस प्रकार वीडियो बना के अपलोड करना पड़ रहा है, उसका रीज़न है आपका डेली लाइव क्लास होता था सर। आपका डेली लाइव क्लास होता था शाम 7:30 बजे या 8 बजे, ठीक है। लेकिन अभी हम किसी अलग परिस्थिति में हैं जहाँ मतलब समर्थ नहीं है, मेरे पास संसाधन अवेलेबल नहीं है ताकि आपका वीडियो बना पाएँ। लेकिन पुनः जो है 6-7 तारीख से आपको लाइव क्लास मिलेगी डेली। फ़िलहाल आपको इस प्रकार का वीडियो मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिले। और फिर से मैं बता दूं, PDF पाने के लिए, PDF बनाने के लिए, ये PDF हाथ से लिखा हुआ PDF पाने के लिए किसको ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, फटाफट नीचे है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।